हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी वाला के बुनियाद बैच में। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 10th की एनसीईआरटी। अभी तक हम क्लास 6, 7, 8 एंड 9 4 एनसीईआरटीज हमारी कवर हो चुकी है। काफी कुछ हमने सीखा कि आखिर पॉलिटी के ऐसे बेसिक्स कौन कौन से जो कि आपके प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के क्लास चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग की, यानी सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो हमारा ये 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ जो एनसीईआरटी है वह हम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। देखो ये वाली जो आपकी पॉलिटी की एनसीईआरटी है इसमें आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें कि हम 3 चैप्टर्स को एक साथ फिनिश कर सकते हैं। अब देखो वो कौन कौन से चैप्टर हैं। एक तो है आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट आपके जो लास्ट में आपको 2 चैप्टर्स दिख रहे हैं, एक तो है आउटकम और दूसरा है चैलेंजेस। डेमोक्रेसी के क्या परिणाम है और क्या इसकी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 चैप्टर्स जो हैं उसको हम एक साथ कर सकते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी बट कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो सत्ता की साझेदारी से हम शुरू करेंगे कि आखिर क्यों एक देश में बारी बारी से सबको सरकार मिल जानी चाहिए, या फिर ऐसी सरकार हो जिसमें कि सबकी साझेदारी हो। सभी जो कम्युनिटीज है, चाहे वह भाषाई आधार पर हो, चाहे वह संख्या के आधार पर हो, चाहे वह रिलीजन के आधार पर हो, सबको एटलीस्ट उस सत्ता में साझेदारी मिलती रहे। यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए गुड होता है। सो यहाँ पर हम पावर शेयरिंग की सबसे पहले बात करेंगे। देन पावर शेयरिंग में ही एक रूप होगा जो कि होगा फेडरलिज्म, है ना, कि किस तरीके से आपने वर्टिकल जो है वह पावर शेयरिंग किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम फेडरलिज्म की बात जो है वह अपनी कल करेंगे। फिर आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये 8 चैप्टर्स करने हैं। तो आप हमारा आई थिंक इस वीक में ये हो जाना चाहिए। तो देखो सत्ता की साझेदारी बच्चों, आप सभी को अब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की भी जरूरत है, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 में जब हम देखते हैं तो वहां पर आपके चैप्टर्स काफी शॉर्ट थे, छोटे थे, उसके जो कॉन्सेप्ट थे वह भी काफी कम थे, बेसिक था। लेकिन अब जो चीजें हैं वह बढ़ चुकी है काफी। आपका ये जो रिलेट है, ये जो टॉपिक्स आपके करंट अफेयर से, आपके मेन से रिलेट करने लगे हैं, अब आपके लिए क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो देखो यहाँ पर पावर शेयरिंग में हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम की, स्टोरी ऑफ श्रीलंका की, वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट एंड फॉर्म ऑफ द, कि आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों डिजायरेबल है, क्यों करना चाहिए, एंड अगर करना चाहिए तो इसका रूप क्या हो, किस फॉर्म में जो है वह हम शेयरिंग करें। तो ये है हमारा पावर शेयरिंग का चैप्टर। सबसे पहले ठीक उसी तरह से जैसे हमने लोकतंत्र की लास्ट में बात की थी, कि लोकतंत्र को समझने के पहले हमने पाकिस्तान की बात की, हमने चाइना की बात की, कि वहां पर जो लोकतंत्र का रूप था वह वास्तव में डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि कहीं पर इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी बट उसको पलटकर मिलिट्री रूल हो गया और उसके बाद सारी चीजें उसने अपने अकॉर्डिंगली कर ली। ठीक वैसे ही जब हमने चाइना में बात की थी कि वहां केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, केवल वही हमेशा जीत रही है, हमने इसकी बात की। तो क्या वहां पर डेमोक्रेसी थी? फिर हमने इंडिया में देखा कि आखिर इंडिया को हमने डेमोक्रेसी क्यों कहा। अब ठीक उसी तरह से हम पावर शेयरिंग को समझने के लिए 2 स्टोरी पढ़ेंगे, एक तो होगी बेल्जियम की, दूसरी होगी श्रीलंका की, और फिर 2 बातें कि आखिर क्यों हमें करना चाहिए और साथ में ये फॉर्म जो है वह क्या हो। तो सबसे फर्स्ट तो देखो बेल्जियम और हम श्रीलंका की बात करते हैं। देखो चूंकि बेल्जियम में बच्चों जब हम देखेंगे, ये जो है इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से टच होती है। ठीक है, और साथ ही साथ देखो कि यहाँ का जो एक कंपोजिशन हम कह दें, एथनिक कंपोजिशन है, बहुत ही कठिन जातीय यहाँ का विभाजन किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर इस रेड वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जो रेड वाला एरिया है ना, इसको क्या कहा जाता है, वलून एरिया है। और इस एरिया में जो फ्रेंच बोलते हैं वो लोग रहते हैं। ठीक है, जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो लोग रह रहे हैं। ठीक उसी तरह से याद रखना, आगे जब हम येलो वाले रीजन की बात करेंगे जो कि बड़ा वाला रीजन है, यहाँ पर इस एरिया को फ्लेमिश एरिया कहा जाता है और यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं जो कि डच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं बच्चों जो कि डच बोलते हैं। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर ये जो ब्रुसेल्स आपको दिख रहा है, यानी जो कि इसकी कैपिटल है, जो कि डार्क ब्लू से यहाँ पर बताया गया है, तो ये जो ब्रुसेल्स है ये कैपिटल रीजन है, इनकी राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। फिर कुछ एरिया ऐसा जहां पर जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, ये बहुत ही छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से जो डिवाइड है वह किया गया है। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंच है ये बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, लगभग 60% है, और लगभग हम कहें कि
40% के आसपास जो है वह लोग डच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि जब हम माइनॉरिटीज की बात करेंगे कि जो कि भाषा के हिसाब से अल्पसंख्यक हैं लेकिन वह रिच हैं, वह पावरफुल हैं, ठीक है, तब इनकी जो वर्चस्व है ये चलेगा क्या? एक कंडीशन हो गई ना कि क्या यहाँ पर अगर सत्ता की हम बात करें कि अगर डचेस लोग जो हैं यहाँ पर जो डच भाषा बोलते, डच नहीं जो डच भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर जो इस फ्लैमिश एरिया में रह रहे हैं, क्या इन लोगों का वर्चस्व, इन लोगों की जो ट्रेनी है वह स्थापित हो जानी चाहिए क्योंकि ये लोग पावरफुल है? एक कंडीशन हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। तो वही देखो जब हम ब्रुसेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो है ना फ्रेंच बोलने वालों का एंड डच बोलने वालों का 80-20 है। 80 जो है यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, और 20 जो है यहाँ पर डच बोलेंगे, ठीक है, 20 जो है वह यहाँ पर डच बोलेंगे। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होगी इसको हम जानेंगे कि माइनॉरिटीज जो है उससे कहीं ना कहीं पावरफुल है वो, लेकिन क्या अगर वो अपने पावरफुलनेस को दिखाने लगी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगेगी, तब क्या लोग एक साथ रह पाएंगे या फिर बाकी लोग भी सत्ता की डिमांड करेंगे? एक कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन को यही छोड़ दो, इन्होंने इसको कैसे सुलझाया वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आओ श्रीलंका की बात करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि तमिलनाडु के पूर्व और दक्षिण में, ठीक है, ईस्ट एंड साउदर्न में जो एक आइलैंड है श्रीलंका जो है, ठीक है, यहां पर भी हम देखेंगे कि कई तरीके से जो लोग हैं वह अलग अलग समुदाय के, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। तो यहां पर बच्चों यहां पर क्या होगा? सबसे पहले तो देखो कि यहां 74% जो है वह तमिल बोलने वाले सेहला बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, सेहला भाषा, सेहला या सेहल समुदाय। तो सेहला भाषा बोलने वाले लोग हैं जो कि किसको अपनाते हैं? बौद्ध धर्म को इन्होंने फॉलो किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये बुद्धिस्ट हैं। फिर इसके बाद देखो 18% जो है यहाँ पर तमिल है, ठीक है। सेकंड किसका है? सेकंड है 18% जो कि यहाँ पर तमिल है। याद रखना कि ये तमिल का भी जो डिवाइड है वह होगा क्योंकि इसमें से लगभग 13% वो लोग हैं जो मूल रूप से तमिल है एंड बाकी परसेंट वो लोग हैं जो कि इंडियंस यहाँ के बागानों में और कॉलोनियल टाइम में, कॉलोनियल वर्ल्ड में कार्य करने के लिए, काम करने के लिए गए थे, वो लोग यहाँ पर हैं। तो एक तरह से हम ये कहें कि जो सेहला समुदाय है यहाँ पर वो क्या है वो, लेकिन यहाँ पर तो वर्चस्व स्थापित नहीं किया था डचेस ने, लेकिन यहाँ से जस्ट अपोजिट हो गया और श्रीलंका में क्या किया? सेहला वालों ने अपना जो वर्चस्व है, हालांकि हुआ लोकतांत्रिक चुनाव था लेकिन अब जो मेजोरिटी में ज्यादा थे, जो संख्या में ज्यादा थे, वह जीत गए। और ये जब जीत गए उसके बाद इन्होंने जो सरकार फॉर्म की उसमें क्या किया? अपने लिए काफी सारे ऐसे सेफ साइड और सेफ गार्ड कर लिए जो कि तमिल एंड बाकी लोगों के लिए नहीं थे। फिर यहां से जो कंडीशन है वह आगे बिगड़ जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर 7% जो है वह क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, ठीक है, 7% यहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू मुस्लिम है। 18% अगर हम तमिल की बात करें तो यहाँ पर ये हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है, इंडियन तमिल भी है, क्रिश्चियंस भी हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो बुद्धिस्ट है एंड जो सेहला समुदाय है ये अपने वर्चस्व को स्थापित करेगा श्रीलंका के अंदर, हम इसको समझेंगे। तो क्या यहाँ पर ये सही होगा कि सेहला अपनी इच्छाओं को थोप दे, ठीक है, पूरे देश में? अब हम समझते हैं कि आखिर बेल्जियम में ये जो हमने देखा कि भाई यहाँ का जो कंपोजिशन है बड़ा ही कठिन था, यहाँ का जो जातीय जो समीकरण बन रहे थे वो बहुत ही ज्यादा कठिन थे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, क्या इन्होंने कैसे इसका जो एक हल है वह निकाला, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनोवेटिव एक तरीका निकाला कि जो सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उन सभी को क्या मिले? एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, उन सभी लोगों की सत्ता में भागीदारी हो। इसके लिए काफी सारे जो प्रयास है वह किए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि आखिर बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है इसने क्या तरीका निकाला और फिर हम बात करेंगे कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने क्या तरीका निकाला। देखो सबसे पहले तो क्या है कि बेल्जियम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, पहचान की गई कि भाई कौन कौन से जो क्षेत्र किस किस तरीके की भाषाएं बोलते हैं और साथ ही यहाँ पर इस चीज को मान्यता दी गई। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो रीजनल डिफरेंसेस थे ना, जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी और जो कल्चर डाइवर्सिटी है इसको महत्व दिया गया कि ठीक है ये होता है लेकिन हम क्या है
सभी को समान रूप से जो है वह आगे प्रतिनिधित्व देंगे। इसके लिए इसने कुछ प्रयास किए और सबसे फर्स्ट देखो इसका जो मॉडल था वह बहुत इनोवेटिव था। सबसे फर्स्ट तो जो डच थे एंड जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है, तो इन दोनों को ही क्या किया, एकदम बराबर बराबर अनुपात में, एकदम बराबर बराबर अनुपात में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर मिनिस्टर चुने गए। कि मान लीजिए अगर 50 मिनिस्टर्स होंगे फॉर एग्जांपल, तो 50 डच होंगे एंड 50 फ्रेंच के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया कि 50-50 यहां पर कर दिया कि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर बराबर बराबर मात्रा में, बराबर बराबर जो संख्या है यहाँ पर मंत्री मिनिस्टर्स चुने जाएंगे और कहीं पर भी यूनिलेटरली जो डिसीजन है वह नहीं लिए जाएंगे, एक तरफा फैसला नहीं लिया जाएगा। कुछ फैसले ऐसे होंगे जिसमें सभी समुदाय के जो लोग हैं उनकी बराबर रूप से उनकी जो बात है, उनका जो वोट है वह मान्यता रखेगा। पहली बात ये हो गई। अब देखो इनके द्वारा लिया गया सेकेंड इनोवेशन क्या था। सेकेंड में इन्होंने कहा कि सेंट्रल के साथ साथ, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड में इन्होंने कहा कि सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना ये सब ऑर्डिनेट नहीं होगी, ये इसके अधीन नहीं होगी, बल्कि ये इंडिपेंडेंट रूप से काम करेगी, ये यहां पर कहा गया, ठीक है। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को भी अलग से काफी सारे जो पावर्स है वह दिए गए। इसके अलावा ये कहा कि जो ब्रुसेल्स है यानी जो इसकी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल में चूंकि हमने देखा कि 80-20 का रेशियो था अलग अलग भाषा बोलने वाले, यहां पर भी क्या कहा गया कि इक्वल इक्वल जो चीजें हैं, इक्वल इक्वल जो सीट्स है वह दी जाएंगी। तो ब्रुसेल्स में क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों कम्युनिटी का, डच का एंड फ्रेंच का, डच और फ्रेंच का जो इक्वल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है वह यहां पर रखा गया। तो इस तरीके से इन्होंने अपना जो मुद्दा है उसको सुलझाया, ठीक है। अब देखो तीसरे स्तर पर एक और इनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्रयास था कम्युनिटी गवर्नमेंट का, सामुदायिक सरकार का, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट का। हालांकि इनका मॉडल थोड़ा सा टफ था। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब था कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए ही गवर्नमेंट बना देना। फॉर एग्जाम्पल डचेस के लिए अलग, जर्मन जो भाषा बोल रहे हैं उनके लिए अलग, ठीक है, और इसके अलावा जो फ्रेंच बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं उनके लिए अलग, और अलग अलग जो कम्युनिटीज है इनके पास अलग अपने कल्चरल एजुकेशनल जो राइट है इनको दिए गए। और साथ ही एक फिर से ध्यान से सुनना इस बात को कि यहाँ पर जो अलग अलग कम्युनिटी के लिए जो रूल्स बनाए जा रहे हैं तो उसमें वो पर्टिकुलर कम्युनिटी अपनी बात रख के जो अपना काम है अपनी नीतियां बनवा सकती थी, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो यहाँ पर ये 2-3 बातें हो गई। अब चलो अब हम समझते हैं थोड़ी सी जो स्टोरी है। हमने समझ लिया कि भाई बेल्जियम जो है वह क्या हुआ, और यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह हमने क्या देखे कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर डच एंड जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है उनको इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वह बनाया गया, ठीक है। सेकंड इसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी होगी जो कि सब ऑर्डिनेट नहीं होगी। साथ ही इसमें यह कहा गया कि ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जो कि दोनों कम्युनिटी की होगी, जिसमें कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा डच एंड फ्रेंच का। इसके अलावा यह कहा कि यहाँ पर तीसरी तरह की भी एक सरकार होगी जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा, जो कि पता है किसके द्वारा चुनी जाएगी, जो कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। ये नहीं कि अभी सभी लोग मिलकर इस कम्युनिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमने एक पर्टिकुलर जो लैंग्वेज बोलने वाला ग्रुप है उसके द्वारा ये चुनवाया गया है, ठीक है, उसके द्वारा। तो ये थी कहा कि बेल्जियम की। अब चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेल्जियम। देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है कि आखिर जो इनकरेक्ट है वह कौन सा है। 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस एंड नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। क्या हमने यह चर्चा की शुरुआत में कि इसकी सीमाएं किस किस से लगेंगी। सेकंड है इसमें Dutch speaking people constitute a minority in the country but a majority in the capital. डच भाषी लोग देश में अल्पसंख्यक थे लेकिन राजधानी में बहुसंख्यक थे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन है। हमने देखा था कि यहाँ पर जो है वह फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है वह ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन ये जो है कैपिटल में ये काफी कम थे, ठीक है। कैपिटल जो ब्रुसेल्स थी यहाँ की उसमें ये लोग केवल 20% ही थे। अच्छा एक मिनट, डच भाषी लोग जो है देश में अल्पसंख्यक थे
है ना, लेकिन राजधानी में बहुसंख्यक थे, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। फर्स्ट जो है इसमें सही है, क्योंकि इनकरेक्ट आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ब्रुसेल्स में याद रखना कि 80% जो है वह फ्रेंच बोल रहे हैं, 80% फ्रेंच है बच्चों, 80% जो है वह फ्रेंच बोल रहे हैं, एंड यहाँ पर 20% जो है वह डच बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो डच है वो उनकी संख्या यहाँ पर कम है, किसमें, ब्रुसेल्स में, यानी कैपिटल में। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम मॉडल के बारे में एक क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन prescribe that the number of Dutch and French speaking minister shall be proportional to their population in the central government। अपनी जनसंख्या के अनुपात में ही संविधान के द्वारा डच और फ्रांसीसी मंत्रियों की जो संख्या है उसका निर्धारण किया गया। सेकंड है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक अ डिसीजन यूनिलेटरली, कि किसी भी समुदाय के द्वारा एक तरफा निर्णय नहीं लिया जाएगा। एंड थर्ड है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तो ये दो बातें तो हमने पढ़ी कि भाई कोई भी डिसीजन जो है वह यूनिलेटरली नहीं होगा, एक पक्ष के द्वारा मिलकर नहीं लिया जाएगा, बल्कि अलग अलग जो अलग अलग लोग हैं कम्युनिटी के, अलग अलग भाषाई समुदाय के लोग, उन सभी के द्वारा मिलकर लिए जाएंगे। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह सबऑर्डिनेट नहीं है, अधीन नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट है फ्रेंड्स, ये गलत होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वह दिया गया था जनसंख्या के अनुपात में। यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो इनको रिप्रेजेंटेशन है वह नहीं दिया गया था। तो फर्स्ट रॉन्ग है, चूंकि आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने देखे बेल्जियम के। अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन है बेल्जियम का। इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू ऑल लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है अब कम्युनिटी गवर्नमेंट की, सामुदायिक सरकार की। इट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब देखो ध्यान से सुनो, इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू ऑल लैंग्वेज कम्युनिटी। समुदाय जो सरकार है वह सभी लोगों के द्वारा चुनी जा रही थी, इलेक्ट की जा रही थी, या केवल उस वन लैंग्वेज के द्वारा जो वो कम्युनिटी थी, डेफिनेटली वही। तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड बिल्कुल सही थी कि इसे एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज है इसको सॉल्व करने का पावर था। चूंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा है, आंसर इज वन ओनली। ठीक है, वन ओनली, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड जो है वह सही हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट रॉन्ग क्यों है, इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द लैंग्वेज, नो, गलत है। इलेक्टेड बाय द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, इलेक्टेड बाय द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देख लो, फिर हम चलेंगे आगे श्रीलंका की तरफ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक तो बेल्जियम का है, अच्छा एक श्रीलंका का पॉइंट है। तो चलो श्रीलंका को समझने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं श्रीलंका। अभी हमने बेल्जियम में तो बात कर ली कि भाषा के आधार पर वहां पर प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को बहुत ही खूबसूरती से सुलझाया गया। अब लेकिन श्रीलंका में क्या किया गया, श्रीलंका में प्रॉब्लम हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है वह सेहली जो समुदाय है, जो सेहली कम्युनिटी है, जो कि बुद्धिस्ट को अपनाता है, और उसकी जो संख्या है वह ज्यादा है। ठीक है, उसकी जो संख्या है, जनसंख्या है वह ज्यादा है, वह मेजोरिटी में है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वह आखिर होती क्या है, स्टोरी क्या है इसकी। ठीक है, पहले हम समझेंगे इसकी स्टोरी को, फिर देखेंगे कि इन्होंने कैसे अपना बेड़ा गर्क किया, और उसके बाद कैसे जो प्रॉब्लम्स है वह ठीक हो गई। तो सबसे फर्स्ट तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें स्टोरी है वो हम यहाँ पर समझते हैं श्रीलंका की। देखो श्रीलंका में भी क्या है, अलग अलग तरह के लोग रहते थे। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर भी समुदाय थे, डाइवर्स पीपल। और यहाँ पर देखो 74% लोग जो हैं वह कौन थे, सेहला जाति के, सेहला जाति के थे, जो कि बुद्धिस्ट थे। 18% जो हैं वह कौन थे, तमिल थे। ठीक है, 18% जो है वह तमिल थे। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो तमिल थे वह 2 तरह से बचे हुए थे। एक तो वो थे जो कि ऑलरेडी श्रीलंका के मूल रूप से थे, और दूसरे वो थे जो इंडियन तमिल थे। ठीक है, दूसरे वो थे जो कि इंडियन तमिल थे। ठीक है,
अब इसके अलावा देखो फ्रेंड्स कि 7% जो है यहाँ पर क्रिश्चियन भी थे, 7% जो है यहाँ पर क्रिश्चियंस भी थे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो तमिल है इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम जो कम्युनिटी है वह इसमें थी, जो इन धर्मों को मानती थी। तो अब यहाँ पर मुद्दा क्या उठता है कि जो यहाँ पर सेहला कम्युनिटी के लोग हैं, क्या ये अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे? ये इन्होंने पूरी तरीके से ऐसा जो प्रयास है वह किया। तो यहाँ पर जो सेहला समुदाय के लोग थे, ये जब पावर में आ जाते हैं, ये बिगर मेजोरिटी थी और इसने इम्पोज करने का कोशिश किया अपने जो डिसीजंस थे पूरे इंटायर कंट्री पर। तो 1948 में देखो श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र होता है। किसके अधीन था ये? इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, ठीक है। और यहाँ पर जो सेहला लीडर्स थे ना, उन्होंने वर्चस्व अपना स्थापित कर लिया। अपनी जो ट्रेनी है वह किसने स्थापित की थी? अपना जो डोमिनेंस है, अपना जो डोमिनेंस है वह सेहला ने स्थापित किया, क्योंकि ये बहुसंख्यक था इसलिए इसने कर लिया। अब देखो 1950 यहां तक तो फिर भी चीजें ठीक थी। चीजें कहां से बिगड़ती हैं? इनके द्वारा जो सेहला कम्युनिटी है 1956 में बच्चों एक एक्ट ये लेकर आते हैं, और इस एक्ट में अब इन्होंने अपनी कम्युनिटी, अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देंगे, और सेहला जो लैंग्वेज है उसे एजुकेशन में, उसे रोजगार में प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, एज अ प्रेफरेंशियल। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और फिर जो ये तमिल लोग हैं ये हर्ट हो जाएंगे कि इनका एक अलगाव हो जाएगा कि हम अपने ही देश में रह के हमारे साथ जो है वो एक तरह से चीटिंग की जा रही है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है। तो इनकी जो नाराजगी है वह बढ़ती जाएगी, और 1980-70 के आसपास तक आते आते इनके द्वारा अपने पॉलिटिकल जो ग्रुप्स है वह बनने लगेंगे। और जब इनके भी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वह बनने लगे, तो उसके बाद सेहला के साथ तो दो कम्युनिटी आपस में जो है अविश्वास के कारण आपस में लड़ने लग गई, और यहां से पूरा एक जो सिविल वॉर है वह शुरू हो गया, ठीक है। एक जो सिविल वॉर है वह शुरू हो गया। बहुत लंबा चला था ये सिविल वॉर, इन दोनों सेहला एंड तमिल के बीच में जो ये सिविल वॉर है बच्चों बहुत लंबा चला था, जो कि 2009 तक चला है। 2009 आपको पता होगा कि इंडिया गवर्नमेंट, राजीव गांधी जब सरकार थी, उनके द्वारा काफी इसमें जो श्रीलंका में शांति के लिए काफी कोशिश की गई थी। तो हम देखेंगे कि डोमिनेंस जो है वह सेहला समुदाय का था, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें लिखवा देती हूँ। तो इनका जो एक्ट आया था ना, अब देखो इन्होंने इस एक्ट में क्या किया। सबसे फर्स्ट तो कि जो सेहला लैंग्वेज है, सेहला लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ऑफिशियल स्टेटस दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में एंड एजुकेशन में इसको प्रेफरेंस दिया गया, इसको प्रेफरेंस दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और इन्होंने प्रावधान किया कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों, और कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि सेहला समुदाय कौन सा धर्म मान रहा था? बुद्धिस्ट, तो इन्होंने बस इसे संरक्षण देना शुरू किया गया। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह बुद्धिज्म को क्या किया? प्रोटेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया। सोचो जब ये सारी चीजें हुई तब क्या हुआ कि अब जो तमिल है इनकी नाराजगी, अब ये गुस्सा हो गए, ठीक है। तमिल जो है अब इनको यहाँ पर जो गुस्सा है वह आने लगी, और इन्होंने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन्हें डिनाई किया, जिसमें कि इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उससे ये इत्तेफाक नहीं रखते थे, इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पार्शली लगी, क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल, ठीक है, इसमें जो पॉलिटिकल इक्वालिटी थी वो नहीं थी, राजनीतिक समानता नहीं थी। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जब ये भेदभाव बढ़ता गया और इनके जो रिलेशंस है ना सिंगला के एंड तमिल के, इनके अरे बहुत लंबा गृह युद्ध चला था, ठीक है। विश्व में जाने वाली ये घटना है श्रीलंका का जो गृह युद्ध है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि आगे जाकर जो ये तमिल कम्युनिटी है ना, इनके द्वारा क्या किया गया कि अपनी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, जिसमें इन्होंने कुछ डिमांड की। इन्होंने कहा कि ठीक है अब हम भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी अलग से बना लेंगे, और इस पॉलिटिकल पार्टी में इन्होंने कुछ डिमांड जो है वह गवर्नमेंट के सामने रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अगर हम श्रीलंका के उत्तर पूर्वी तरफ जो है ज्यादा संख्या में हम यहाँ बसे हुए, इसे स्वतंत्र कर दो, इसे अलग से इंडिपेंडेंट एक भाग घोषित कर दो, ठीक है। तो इनकी तो एक डिमांड थी जिसमें कि इन्होंने कहा कि तमिल को
एक तो ये कहा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तमिल को ऑफिशियल जो लैंग्वेज इसका स्टेटस दिया जाए, और इनकी जो क्षेत्र है जिसमें कि ये लोग रह रहे हैं, रीजनल जो ऑटोनॉमी है, क्षेत्रीय स्वायत्तता इनको दी जाए, रीजनल ऑटोनॉमी इनको दी जाए। इसके अलावा इनके द्वारा ये कहा गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। इनके द्वारा ये कहा गया कि हमें अवसरों की जो समानता है वह होनी चाहिए, ना कि केवल आप सहेली लोगों को प्रेफरेंस दोगे। अब लेकिन देखो बच्चों, 1980s के बाद से जब ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ने लगी, तब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में 1980s से शुरू होकर 19 उनके बाद तक सिविल वॉर जो है वह शुरू हो गया, ठीक है। और ये जो सिविल वॉर है ये 2009 में खत्म होता है। ये जो सिविल वॉर है ये 2009 में खत्म होता है, ठीक है। इतना लंबा ये चलता है क्योंकि दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट था, और ये जो अविश्वास था आगे जाकर सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे क्वेश्चंस क्या हैं और इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, कब स्वतंत्र हुआ था, ये किसकी बात हो रही है, श्रीलंका की बात हो रही है, ठीक है। तो श्रीलंका जो है, याद रखिएगा आप सभी कि ये कब स्वतंत्र हुआ, कब इसमें कौन से घटनाक्रम जो है वह होते रहे। भारत के स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद 1947 में इंडिया एंड 1948 में श्रीलंका, ठीक है। तो देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश सेहला सुपरमेसी, सेहला वर्चस्व को स्थापित करने के लिए क्या किया गया। एक्ट वॉज पास रिकॉग्नाइज सेहला एज द एनी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही, केवल एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज इसको घोषित किया। फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज विच फेवर्ड सेहला स्टूडेंट इन एंटरिंग कॉलेज एंड गवर्नमेंट जॉब और कॉलेज में जो है सहेली छात्रों को समर्थन दिया गया, इनको प्रेफरेंस दिया गया। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसने क्या किया था, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का एक एक फैक्ट है। फर्स्ट पूछा गया कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग जो मेजोरिटी है, ठीक है, उसने इम्पोज किया डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। डच भाषी बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो समुदाय है उस पर अपना वर्चस्व थोपा था, या फिर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, समझदारी दी थी। सेकेंड है इन श्रीलंका द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इसने क्या किया था, सेहला जो स्पीकिंग मेजोरिटी है इसने यहाँ पर डोमिनेंस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है वह करेक्ट है, कौन सा, ए बी सी या फिर डी। अभी जस्ट हमारी बात हुई, सारी चीजों को हमने अभी तक समझा है, तो याद रखना कि इसमें दोनों बातें जो है वह करेक्ट है, ठीक है। डोमिनेंस यहाँ पर थोपने की कोशिश तो की गई थी, और क्यों कोशिश की गई थी, माइनॉरिटी के द्वारा, बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यक पर वर्चस्व थोपने की जो कोशिश है, ठीक है, वो तो यहाँ पर डेफिनेटली की गई थी। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। देखो, अब तक हमने दो बातें तो अभी तक हम समझ गए कि आखिर स्टोरी क्या थी, ठीक है, बेल्जियम की एंड श्रीलंका की, इन दोनों स्टोरीज को आप समझ गए। अब हम दो बातें और समझेंगे इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा नहीं है। और उस दो बातों में एक है कि आखिर सत्ता की ये साझेदारी जो है वह होनी क्यों चाहिए, क्यों ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी जो, एक ही परिवार, एक ही वंश आकर जो है वह पूरी सत्ता चलाए, किसी और से पावर ना बांटे, आखिर ऐसा क्यों होना चाहिए, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो बाकी देखो, चीजें मैंने नोट्स में प्रोवाइड की है, आपको ये स्टोरी पढ़ना हो आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। बाकी हमने क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन से सारी चीजें सॉल्व कर ली है। देखो, एक जर्मन इंजीनियरिंग थी, उनके द्वारा एक जो डायग्राम बनाया गया, ठीक है, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इसमें स्पेशल आपको क्या दिख रहा है कि इसमें जो है केवल ड्राइवर एक नहीं, इसमें दो जगह बैठ सकता है, दो स्टीयरिंग आपको दिख रही है, ठीक है, मतलब इसमें दो लोग चला सकते हैं। सबसे अच्छी बात, अगर चलाने की बात कहें और हम इस पूरे, हम इस ट्रक को अगर गवर्नमेंट सरकार माने और यहाँ पर अलग अलग दो स्टीयरिंग, दो ड्राइवर सीट का मतलब है कि इसे कई कम्युनिटी के लोग जो है वह आपस में शेयर करके चला रहे हैं, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी आखिर जरूरी क्यों है, होनी क्यों चाहिए, क्या ऐसा नहीं चल सकता कि एक ही आदमी जो है वह ड्राइवर सीट पर बैठे और उसका जहां मन करे वह लेकर जाए, या फिर उसमें आपकी भी जो इच्छा है वह होनी चाहिए। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो देखो, सबसे पहले तो जब हम बात करेंगे एक लोकतंत्र की,
ठीक है, एक लोकतंत्र की अब हम बात करते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों का एक तरह से शासन है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और लोकतंत्र में अगर विविधता है तो सभी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों हम यहाँ पर दो कारण देख पाते हैं, आखिर क्यों जरूरी है, इसके हमें जो दो रीजन है वह समझ में आते हैं। फर्स्ट रीजन जो हमें समझ में आता है कि अगर देखो आप किसी को जो सत्ता है या पावर है वह नहीं दोगे तो वह छीनने की कोशिश करेगा। वह छीनने की कोशिश इसलिए करेगा क्योंकि वो किस हद तक ये सोचेगा कि नहीं केवल तुम ही तुम करो, या फिर तुम ही तुम जो है वह सारा शासन करो, सारी चीजें गवर्न करो, हम केवल बैठकर बस उन्हीं नीतियों को फॉलो करते। कभी ना कभी उस कम्युनिटी को भी लगे कि नहीं मुझे भी जाके शासन करना, मुझे भी नीतियां बनानी, अपनी कम्युनिटी के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बनानी है। तो यहां पर क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अच्छी होती है सोशल ग्रुप्स के लिए, सामाजिक समूहों के लिए ये अच्छी है। क्यों? एक को नहीं दोगे अगर तो वह छीनने की कोशिश करेगा, है ना, तो यहां पर कंफ्लिक्ट होगा। तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस अ कंफ्लिक्ट, जो विवाद है, रिड्यूस द कंफ्लिक्ट, जो विवाद है ना इसको सुलझाने का एक तरीका देता है और इसको कम करने का एक तरीका देता है। ठीक है, कि सत्ता की साझेदारी जो है वह कोई एक ग्रुप ना करे, बाकी सभी ग्रुप से आप कुछ कुछ लोग बुला ले, उसके बाद एक बढ़िया सी गवर्नमेंट बनाए और फिर ये जो है वह पॉलिसी मेकिंग का काम करे। तो यहाँ पर ये जो है वह विवादों को सुलझाने का एक तरीका है। ठीक है, विवादों का समाधान जो है एक तरीके से सत्ता की साझेदारी है। इसके अलावा देखो आगे, हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अगर ये सोशल ग्रुप्स आपस में लड़ गए तब क्या होगा, तब हिंसा होगी, वायलेंस होगी, और अगर वायलेंस होती है तो ये बताओ कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है या फिर बुरा है। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल यहां से इनस्टेबिलिटी जो है वह शुरू हो जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता जो है वह शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पावर शेयरिंग है इट इज गुड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, इट इज गुड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और दूसरी बात ये भी होती है कि शेयर करने का मतलब है कि जो मेजोरिटी है ना, जो बहुसंख्यक है ना, ये अल्पसंख्यक पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करेंगे, इसलिए भी जरूरी है। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात हम समझते हैं, और दूसरी बात ये है बच्चों, यहाँ पर पहली बात तो ये थी कि समाज के लिए अच्छा है कि लोग लड़के आपस में ना मरे, राजनीतिक अस्थिरता पैदा ना हो, इसलिए दो स्टीयरिंग लगा दी एक कार में, ठीक है, एक ट्रक में। और यहां पर देखो दूसरा है, इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अब लोकतंत्र के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि जिन लोगों पर आपकी पॉलिसी का इफेक्ट पड़ना है, इन लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जो पॉलिसी आप बना रहे हो उससे अफेक्टेड कौन हो रहा है? उससे अफेक्टेड हो रहे हैं ये लोग, ठीक है, जिन पर आप शासन कर रहे हो। तो इसलिए इनका जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी जो है वह काफी जरूरी है। ठीक है, तो दो बातें हमने समझी कि सत्ता की जो साझेदारी है वह क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सोशल ग्रुप्स के लिए अच्छी है, समाज में शांति के लिए अच्छी है, राजनीतिक स्थिरता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए गुड है, और फिर बात है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमें सत्ता की जो साझेदारी है वह बहुत जरूरी होती है। चलो आप एक क्वेश्चन देखते हैं, वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री, किसी देश के लिए पावर शेयरिंग क्यों गुड है, बताओ जरा। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनके बीच जो संघर्ष की संभावना है उसको रोकता है, इसलिए अच्छा है। राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता के लिए अच्छा तरीका है, इट इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इट डज नॉट लीड द कंफ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट, इससे राज्यों के प्रबंधन में भ्रम की स्थिति जो है वह पैदा नहीं होती है। अच्छा ये बताओ, पावर शेयरिंग जब करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एक भ्रम की स्थिति बन सकती है ना, कौन किसका काम है। तो जब आप डेलीगेशन करोगे या फिर उस चीज को डेलिब्रेट करोगे तब डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन जो है वह हो जाए। तो इसमें आपको बताना था करेक्ट कोड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, दो बातें बिल्कुल सही है, तीसरी बात जो है वह गलत है। अब हम चलते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक है और लास्ट आपको 6 क्वेश्चन है आपके लास्ट। चलिए देखो, अब तक हम ये तो समझ गए कि सत्ता की साझेदारी जो है वह जरूरी है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक समूहों के लिए अच्छी है, पहली बात, और दूसरी लोकतंत्र के लिए अच्छी है, क्योंकि लोगों की भागीदारी होना चाहिए, उनकी सत्ता में साझेदारी होना चाहिए किसी न किसी रूप में, क्योंकि अंततः जो भी नीतियां बन रही है उनका लाभ और उनकी जो हानि है वो वही प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए लोगों का जो है वह इसमें डिसीजन होना चाहिए। लेकिन आगे देखो कि हम समझ तो गए, ठीक है, एक तो तरीका होता है कि ठीक है हम समझ गए नोट्स कैसे बनाने हैं, लेकिन अब क्या बनाओगे, कैसे कैसे आखिर लोगों को उसमें शामिल करोगे? तो इसके कई रूप होते हैं, सत्ता की साझेदारी के कई रूप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि हम इस बात पे विश्वास कर लेते हैं कि जो सभी पावर्स हैं, जो सभी पावर्स हैं वो किसी एक पर्सन के पास होना चाहिए या किसी एक ग्रुप के पास होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ये जो पर्सन, ये जो ग्रुप है, जब ये डिसीजन लेना तो क्विक डिसीजन हो जाए, ना कि हमें 10 लोगों से पूछना पड़े। एक ये तरीका माना जाता है, विश्वास किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर क्विक डिसीजन जो है वह हो रहा है, इसका मतलब हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी में, अच्छा ये बताओ, डेमोक्रेसी में अगर हम देखें कि जो ये पावर है वह किसके पास है? डेमोक्रेसी में ये जो पावर है वह लोगों के पास है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, याद है ना? प्रियम्बल, हमारा जो संविधान है वह शुरू किस सेंटेंस से हो रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी यहाँ पर पावर का जो सोर्स है वह कौन है? हमारी जनता है। और इसलिए यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा कि हमारा जो संविधान है इसमें शक्ति का जो स्रोत है वह क्या है, पावर का जो सोर्स है वह क्या है? तो हम भारत के लोग हैं। ठीक है, तो सिटीजन्स है, सोशल ग्रुप्स है, सिटीजन्स है एंड सोशल ग्रुप्स है। ठीक है, तो अब क्या है, हमें किस बात पर विश्वास करना चाहिए कि जो सभी जो पावर्स है, ठीक है, उसे एक जगह ना रख के आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं उन सभी के बीच भी होना चाहिए। अब देखो कि अब जब हम फॉर्म की बात करते हैं, ये तो एक बात हो गई, अब दूसरी बात क्या है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस समझा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कहती है बच्चों कि जो पावर शेयरिंग है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट इसमें ये है, पावर इज शेयरिंग डिफरेंट। सबसे फर्स्ट देखो ग्रुप्स के बीच में होनी चाहिए, उस बात को हम सबसे लास्ट में जानेंगे। प्रेशर ग्रुप्स का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस बात को भी हम लास्ट में जानेंगे। शुरुआत में हम पढ़ेंगे दो बातें, और जो की है कि ये जो है वह कैसे होना चाहिए, कि हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल भी हो एंड वर्टिकल भी हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल जो है वह होना चाहिए, यानी क्षैतिज। अब देखो इसका मतलब क्या है, पावर शेयरिंग, पावर अगर हम पावर की बात करें, पावर इज शेयर्ड, शेयर्ड होगा, नॉट अ शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है उसको क्या क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बंटवारा यानी क्षैतिज बंटवारा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, इस बंटवारे में क्या होगा, आप ये देखो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह की लाइन। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि भाई आपके पास लेजिस्लेटिव भी है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या है पहले पढ़ चुके ना हम, तो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड आपका जुडिशरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किसी के अधीन तो नहीं है,
है ना, कोई किसी के अधीन नहीं है, सभी यहाँ पर अपनी अपनी जो शक्तियां है उसका एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर आप जुडिशरी देखोगे कि अगर रूल कोई वायलेट होता है उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है वह क्या कर रहा है कि जो भी नीतियां बनी है उसकी इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहा है। लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, लॉ मेकिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो पावर शेयर्ड हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, वह कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। लेकिन आगे देखो बच्चों, इससे एक नियम, एक जो सिद्धांत है वह निकल कर आता है, जो कि है चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से, आपको पता है कि जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव की भूमिका होती है। जुडिशरी की अगर हम बात करें तो इसके अपॉइंटमेंट में कौन, किसकी, कार्यपालिका की भूमिका होती है ना, हम पहले पढ़ चुके। और वही जुडिशरी जो है जब अपॉइंट हो जाती है तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इन दोनों पर कंट्रोल करने का काम करती है। इनकी जो भी नीतियां ऐसी है कि आपके जो अधिकार है उसका अगर वायलेशन कर रही है उसको चेक करने का भी काम करती हैं, रिव्यू करने का भी काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से जो है पावर शेयर किया गया है विभिन्न अलग अलग जो सरकार के अंग है उनके बीच में, कि कोई भी एक यहाँ पर जो अंग है और गन्स है वह क्या ना हो, वह बहुत ज्यादा निरंकुश ना हो जाए, यानी यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत है, ठीक है। तो क्या यहां से निकल कर आया बच्चों कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत सुना है आपने हिंदी में, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, सत्ता का संतुलन है यहाँ पर। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकंड हम देखते हैं, देखो यहां पर हमने बात की बच्चों हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। अब देखो सेकंड, ये हॉरिजॉन्टल था, अब ये जो लंबवत होता है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, ये होता है आपका वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल जिसको कि लंबवत कहते हैं। अब देखो कि अभी तक पावर शेयर किया जाता इस तरीके से जिसमें कोई भी किसी पर इस तरीके अपनी निरंकुशता ना निर्धारित कर पाए किसी दूसरे अंग के ऊपर, और साथ ही साथ उसके पास असीमित जो अधिकार है वह ना हो जाए। इसलिए अब देखो दूसरा जो तरीका है वह क्या है, लंबवत तरीके से विभाजन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और यही आगे इन तीनों का जो विभाजन, इसको हम क्या कहते हैं, फेडरल, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। फेडरलिज्म जो है वह आपका सेकंड चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये जो आपका जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल इसमें शेयर किया गया था, बस ठीक उसी तरह से यहाँ पर वर्टिकल जो पावर शेयर है वह किया जा रहा है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में, और इसको फेडरल डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो तीसरा तरीका है इसमें कि डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स है उनके बीच में पावर शेयर करना, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स है। अब देखो ये सोशल ग्रुप्स कैसे बनेंगे, सोशल ग्रुप्स मतलब भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पर भी हो सकते हैं, और धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं, है ना। तो इनको भी क्या करना, पावर शेयर इनके साथ भी करना, ये तीसरा तरीका होगा। और चौथा और अंतिम तरीका जो होता है, सबसे लास्ट जो तरीका है कि पावर शेयर करना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं उनके साथ सत्ता की साझेदारी करना, जो प्रेशर ग्रुप्स है उनके साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सबसे लास्ट वाला जो तरीका है ये क्या है कि लोकतंत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष और विवाद ना हो, इसको रोकने का एक तरीका है, और इसलिए हम क्या करते हैं, पावर शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। चलो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल, याद रखना हमने क्या बात की है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल की, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला रूप नहीं, ठीक है, ये लंबवत हो जाता वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट, स्टेट की बात की थी, पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डेफिनेटली यही है ना। क्या देखा था हमने, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा, और यहाँ पर लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव की भूमिका है, और वही जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल भी करती है, और इसे क्या कहते हैं, सत्ता का संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द हॉरिजॉन्टल पावर, क्या इसके बेनिफिट है।
थ्री स्टेटमेंट है। पहला कहता है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग ना करे, ये सुनिश्चित करना। सेकंड है विभिन्न संस्थानों के बीच में शक्ति संतुलन बनाता है। थर्ड है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में नियंत्रण और जो संतुलन है इसको सुनिश्चित करेगा। फर्स्ट क्या कह रहा है, इट इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, इट क्रिएट बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, इट इंश्योर चेक एंड बैलेंस सिस्टम अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पर जब हम बात करते हैं, आपको पता है ना ये आपका वर्टिकल रूप है, पावर शेयरिंग का ये वर्टिकल रूप होगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो संविधान है विभिन्न स्तरों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेगा। एंड इसमें सेकंड है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। क्या इसको वर्टिकल कहा जाएगा या हॉरिजॉन्टल कहा जाएगा? डेफिनेटली, है ना। सो आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही जो बातें हैं वह इसमें सही लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको ये जो वर्टिकल डिवीजन है इसको क्या कहा जाता है? फेडरल डिवीजन भी कहा जाता है। और आपका जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, ये आपका चैप्टर 2 भी है। ठीक है, जो आपका चैप्टर 2 है ना, ये आपका संघवाद है। रीडिंग करके जरूर आना नेक्स्ट क्लास में फेडरलिज्म की। चलो अब हम देखते हैं चेक एंड बैलेंस का मतलब आखिर है क्या। अभी तक हमने चेक एंड बैलेंस की बात की थी। अच्छा ये बताओ, चेक एंड बैलेंस की बात हमने वर्टिकल में की थी, हॉरिजेंटल में की थी? डेफिनेटली हॉरिजेंटल में की थी, है ना, जहां पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक साथ थे और कोई भी असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, पुट अ चेक ऑन एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड। याद रखना, मेन पूछा है तो इसका अर्थ क्या होगा। पुट अ चेक ऑन एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। विभिन्न अंगों के बीच में इस तरीके से शक्तियां जो है वह बांट देना कि कोई भी एक असीमित शक्ति का प्रयोग ना कर सके। डेफिनेटली यही आंसर होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग से। आपको बताना है इस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में किस तरह की पावर शेयरिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोalition गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है, जब हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की, कम्युनिटी गवर्नमेंट की एंड सेपरेशन ऑफ पावर की, क्या आंसर होगा इसका? पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। In dealing with power sharing, which of the following statement is not correct about democracy? कौन सा जो है वह लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहता है कि लोग सभी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होंगे, पीपल आर सोर्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पावर, ये सही है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। एक लोकतंत्र में लोग स्वशासन के संस्थानों के माध्यम से खुद पर भी शासन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो कि डेमोक्रेसी का फर्स्ट लेवल माना जाता है, वह क्या है? पंचायत, जिसमें कि लोग जो है वह पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने लिए खुद नीतियां बना रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी में वह खुद एक तरह से सेल्फ गवर्नेंस कर रहे हैं। इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। लोकतंत्र में समाज में मौजूद विविध समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ कि कभी कभी सारी बातें सही लिखी रहती है, तब अगर आपको उसमें से किसी एक को इनकरेक्ट, किसी एक सेंटेंस को इनकरेक्ट देखना हो, तब आप क्या करेंगे? तो जो सबसे कम सही है ना उसको इनकरेक्ट। जैसे इन 3 बातों को आप काट नहीं सकते। चौथा जो सेंटेंस है वो लिखा है इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर टू डिसाइड इज दिस first it is not possible to take quick decision and impose them। अगर निर्णय लेने की शक्ति अलग अलग हो तो त्वरित निर्णय लेना, लागू करना संभव नहीं होता है। ये है एक लोकतंत्र में एक तो देखो पहले ऐसी बात होती थी जो मैंने आपको समझाया था कि अगर पावर शेयरिंग हम बहुत ज्यादा करते हैं तो उससे ये हो सकता है कि अगर हमें क्विक डिसीजन लेना है तो हम ना ले पाए, इसलिए शक्ति का केंद्र एक होना चाहिए। लेकिन ये पुरानी अवधारणा, पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। नया जो लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने आप में हो सकता है आपको गलत ना लगे, लेकिन याद रखना कि ये 3 जो है वह ज्यादा सही है, चौथा जो है वह कम सही है। अब देखो मेंस के 2 क्वेश्चन है, इसको आप ज्यादा नहीं 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा।
100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल। State of one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example for an इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि सत्ता की साझेदारी जो है वह क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर प्रुडेंशियल और यहाँ पर जो नैतिक है उसकी बात की गई है। ठीक है, यथोचित एंड लॉजिक, या फिर हम युक्ति युक्त कह सकते हैं, एंड एक आपका है मोरल तरीका। ठीक है, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका प्रुडेंशियल है एंड आपका मोरल है वो आपको कहाँ समझना है, तब आप शायद लिख पाओगे। देखो, तो ये आपका जो पहला तरीका है ना कि विभिन्न सोशल ग्रुप्स के बीच में जब आपने सत्ता का विभाजन किया, ये एक ऐसा उचित तरीका था, एक लॉजिक तरीका था कि आपने समाज में विवादों को होने से बचा लिया। ठीक है, तो ये एक लॉजिक लगा लिया आपने। दूसरा जो तरीका है वो मोरल तरीका है, इसी बात को आपको उसमें लिखना है। दूसरा जो तरीका है बच्चों, ये मोरल तरीका है, जिसमें कि क्या है कि एक लोकतंत्र में चूंकि लोगों की एक डिग्निटी जो है वह काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसका सिग्निफिकेंस होता है, और इसी वजह से उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए जिन पर उन नियमों का प्रभाव पड़ रहा है जो कि गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, तो एक तरीका इसमें क्या है और दूसरा तरीका इसमें क्या है, इन दोनों का आपको उदाहरण देकर ही समझाना है कि सत्ता की साझेदारी जो है वह क्यों जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स आपको बताने हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या बात की, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। तो देखो, क्लास 10 का हमने चैप्टर 1 आज से पढ़ा। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो प्लीज आप सभी कंटिन्यूअसली जो है वह क्लासेस को ज्वाइन करें। तो शुरुआत में हमने बात की बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी की और देखा कि किस तरीके से इनके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कंपोजिशन थे, और उसके बाद कैसे इन्होंने एक ने हैंडल किया तो एक ने सारी तबाही मचा ली। ठीक है, तो किस तरीके से जो चीजें हैं वह यहाँ पर बिगड़ गई। और फिर हमने लास्ट देखा कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और क्या क्या इसमें जो रूप है वह पावर शेयरिंग के हो सकते हैं, और लगभग हमने 12 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है, और इसके कौन कौन से जो फॉर्म है यह हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। कल हम बात करेंगे बच्चों फेडरल स्ट्रक्चर की, जो कि पावर शेयरिंग का एक ऐसा रूप है जो कि भारत ने अपनाया। और पावर शेयरिंग में फेडरल स्ट्रक्चर के साथ जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो कि नीति आयोग का एजेंडा भी है जिस पर वह वर्क करती है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप जो भी बच्चे नए हैं यूपीएससी वाला पर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपके जो भी कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं बच्चों, जो भी आपको लगता है कि मैम इसमें ये कमी थी, तो आप सभी सजेशंस जो है वह अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।